नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं मलेरिया का टीका। जी हां, दुनिया भर में मलेरिया के पहले टीके RTS-SO1 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसकी मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकी देशों से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतजामों पर होगा, ताकि ये टीका हर जरूरतमंद देश तक पहुंच सके। इसके बाद संबंधित देशों की सरकारें ये तय करेंगी कि वो मलेरिया को कंट्रोल करने के उपायों में वैक्सीन को शामिल करती है या नहीं। WHO ने कहा कि मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिए ये वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। बता दें कि 5 साल तक के बच्चों को मलेरिया होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। हर 2 महीने में एक बच्चे की मलेरिया से मौत हो जाती है। 2019 में दुनिया भर में मलेरिया से 4.9 लाख मौतें हुई हैं, जिसमें 67% यानी 2.74 बच्चे वो थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में मलेरिया की स्थिति क्या है। बता दें कि भारत में हर साल मलेरिया के 3 लाख से ज्यादा केस देखने को मिलते हैं और अफ्रीकी देशों में 23 लाख बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल भी हुआ है, जिसे लॉन्च किया जा रहा है। गंभीर केस 30% से कम होंगे, इस पर भी बातचीत जो है वो की जा रही है। ठंड लगना इसके लक्षण में जो है वो शुमार है। मलेरिया अगर आपको हुआ है तो आप कैसे से पहचानेंगे? तेज बुखार अगर आपको आ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो ये मलेरिया के लक्षण है। इसके साथ ही सिरदर्द अगर आपको हो रहा है तो भी ये मलेरिया के लक्षण के अंतर्गत आता है। गले में खराश, सिरदर्द, ठंड लग के बुखार आना, ये सभी जो लक्षण हैं वो मलेरिया के लक्षण बताए जाते हैं। इसके साथ ही किसी किसी व्यक्ति को पसीना आने की भी जो शिकायत है बुखार में, वो भी देखने को मिलती है। थकान और बेचैनी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए 2 डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर RN टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर करण पीपरे जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले करण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मलेरिया को लेकर दुनिया जो है वो काफी परेशान जो है नजर आ रही है। हालांकि मलेरिया की दवाइयां हैं, मलेरिया का इलाज है, लेकिन उसके बाद में भी मलेरिया का प्रकोप हर साल मौसम में देखने को मिलता है। क्या कारण हो जाते हैं इसके? देखिए, मलेरिया न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और विश्व में भी साउथ अफ्रीका और जो अफ्रीकन कंट्रीज और छोटी छोटी और कंट्रीज हैं और गरीब कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर के जो देश हैं, वहां पर ये जो मच्छर होते हैं, मच्छर, मलेरिया हमेशा मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर भी जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, जो उसका कीटाणु प्लाज्मोडियम जो होता है उसका फाल्सीफेरम एंड वाइवेक्स, ये 2 प्रकार के मच्छर जो होते हैं उसके पैरासाइट, उसके कारण मलेरिया बुखार होता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरा खुद का पुराना अनेकों वर्ष का अनुभव कि मेरी ओपीडी में या अस्पताल के बाद में हम घर पे भी रहते हैं या कभी सफर में भी देखा है हमने, और रास्ते चलते भी देखा है कई लोगों को, बाजार हाट में भी ठंड देखे बहुत जोरों से बुखार आता है मलेरिया का। बिल्कुल। मच्छर के काटने के लगभग 1 हफ्ते के और 10 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका, वो कीटाणु उसमें पलता है, उसके लिवर में और ब्लड में, और उसके बाद में वो पूरे उसमें जो ब्लड रहता है मलेरिया के कीटाणु से भरा हुआ जो पैरासाइट है उससे, और उसके जो इफेक्ट सेल्स में होते हैं, और खासकर आरबीसी में रेड ब्लड कार्पसेस और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो उसके कारण कम होती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन के कारण ये जो असर होता है उसके कारण, और घबराहट होती है और तेज बुखार आता है। तेज बुखार मतलब उसमें ये देखा गया है कि 104 से 105 डिग्री तक बुखार आ जाता है और लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं, उनको चक्कर आते हैं, उल्टियां होती हैं। और मलेरिया कई प्रकार से होता है, पूरे ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है और किसी भी ऑर्गन के लक्षणों से भरपूर रहता है वो। जैसे ब्रेन में सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं उसको, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उससे रिलेटेड जितने साइन सिम्टम्स हैं, इवन कोमा में चला जाता है। एंड कोमा इज ए कंडीशन फ्रॉम वेयर द पेशेंट कैन नॉट अराउज, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास में या आईसीयू में या उसका जो इलाज होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी और जो ट्रीटमेंट होते हैं उससे तो बचा जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल बचाना। अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गया उसका तो हीमेचूरिया होता है। और इसके जो लक्षण हैं
इसके जो लक्षण है उसी ऑर्गन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लिवर में उसका अगर हमला हो गया है, नलियां ब्लॉक हो गई हैं उससे, जो उसका जो पैरासाइट होता है, तो जॉन्डिस तक देखने को मिलता है। जॉन्डिस यानी पीलिया, और लोग बात सोचते हैं कि इसको पीलिया हो गया और पीलिया का इलाज करते हैं। अगर पूरी जांचें नहीं होंगी, उसकी हिस्ट्री नहीं ली जाएगी और जो डॉक्टर को उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो कोई भी इलाज करके केस को बिगाड़ भी देते हैं। और मलेरिया का जब तक इलाज नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनो मेरे भाई बहन लोग, कि मलेरिया का अगर आपको कीटाणु ने हमला कर दिया है, आपके शरीर में मलेरिया का जो फैल्सिपेरियम वाइवेक्स और फैल्सिपेरियम प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, तो ये मान के चलिए कि उसको खत्म करने के लिए आपको क्लोरोक्विन की गोलियां तो देनी ही पड़ेगी। जब तक कि उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, बार बार बुखार आएगा, जिसको रिकरेंट मलेरिया फीवर बोलते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि अचानक गिर जाते हैं बच्चे लोग, और सभी को हमला करता है, ये चाहे छोटा बच्चा हो और चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, जवान हो, कोई भी हो। ये जो कीटाणु है, जो पैरासाइट है, परजीवी है, ये बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। अभी हम लोग इतने महीनों से, लगभग 8-9 माहों से बैक्टीरिया और वायरस के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये बहुत अच्छी चर्चा है कि ये हम इस सीजन में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये मलेरिया का प्रकोप होता है, क्योंकि पानी में, रुके हुए पानी में और गीली जगहों पे और झाड़ियों पे ये इसके जो ब्रीडिंग टाइम होता है, इसके जो एग्स होते हैं वो रहते हैं और मलेरिया उसमें डेवलप होता है। और मलेरिया जब डेवलप होता है, जैसे किसी बच्चे को जिसकी चमड़ी खुली हुई है, या लोग सो रहे हैं नींद में, या नशे में है लोग बाग, या रात में कहीं काम कर रहे हैं, झाड़ियों में काम कर रहे हैं, बागीचों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम करने वाले लोगों को भी देखा कि ये मच्छर काटते रहते हैं, पैरों में काटते रहते हैं, हाथ में काटते रहते हैं, गाल में काटते रहते हैं। तो ये इसके काटने से, और जब वो उसका कीटाणु मलेरिया के शरीर से इंसान के रक्त में आ जाता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है और वो मल्टीप्लाई होता है, और जितने प्रकार से उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उस प्रकार से उसके शरीर में उसका इन्फेक्शन होगा और ठंड दे के बुखार आता है इसमें। इसलिए कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, उसके टूटने से, चिल्स राइगर इस टाइप से उसको बुखार आता है ठंड दे के। हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, अकड़न होती है, जकड़न होती है, सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, और कुछ भी बड़बड़ाने लगता है वो, क्योंकि ब्रेन को भी असर करता है उस प्रकार से, और भूख नहीं लगती है, उल्टियां होती हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इसमें भी हमला होता है, तो डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। लोग बाग मलेरिया नहीं समझ पाते। मलेरिया को समझने के लिए पूरी हिस्ट्री लेना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, उसकी तिल्ली यानी स्प्लीन का एग्जामिनेशन भी करना पड़ता है, उसमें बढ़ जाती है मलेरिया की, उसमें क्रॉनिक मलेरिया में बढ़ जाती है। लोग पैरासिटामोल का गोली दे करके या सेफ्ट्रॉन का गोली दे के, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोक्विन देने में और क्लोरोक्विन खाने में, दोनों में लोगों को डर लगता है, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे गोली हो, लेकिन इसको देना पड़ता है। आज राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है हिंदुस्तान में, और अगर इसका इलाज नहीं होता है तो सैकड़ों बच्चे, औरतें, गर्भवती माताएं, बुजुर्ग लोग खत्म हो जाते हैं अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो आदमी को मौत के मुंह में भी जाना पड़ता है। तो इससे बचाव के लिए 50 साल से, मुझे मालूम है कि हम लोग जब पढ़ते थे उस समय किताबों में मलेरिया का उन्मूलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें घर घर जा करके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, सावधानी बरतने के लिए, डीडीटी का छिड़काव होता है, और इसके एग्स वगैरह अंडों को मारने के लिए सरकार पूरे गांव-गांव में, जगह जगह पे, हर घरों में इसका छिड़काव कराती है, क्लोरोक्विन की गोलियां बंटवाती है, और इसका संपूर्ण इलाज अवेलेबल है। चाहे वो छोटे बच्चे हो, उनको सायरप मिलता है, गोलियां हैं, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोगों के, इंजेक्टेबल्स हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, बच्चों को पीने की दवाइयां आती हैं, ड्रॉप्स आती हैं, एमक्यून के नाम से, रिसोचिन के नाम से, क्लोरोक्विन के नाम से, फाल्सिफेरम के नाम से, प्राइमाक्यून के नाम से, इतनी सारी दवाइयां मलेरिया के इलाज से लेके उसको रेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने बॉडी से बिल्कुल जड़ से चला जाए और लोग बात पूरे अच्छे हो जाएं। सरकार ने 50 साल से इसकी जो दवाइयां वो उपलब्ध करा रही हैं, और आज के युग में
जगह जगह पे बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की जी जांच कर ली जाती है, पहचान कर ली जाती है और लोगों का पूरा इलाज, संपूर्ण इलाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। डॉक्टर आरएन टंडन जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। टंडन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि मलेरिया किस तरीके से फैलता है और कैसे इसका बचाव यहाँ पर करना है, ये तो हमने जान लिया। लक्षण किस तरीके के होते हैं मलेरिया में, और जो एक मलेरिया का उच्चतम स्तर होता है कि कई बार मलेरिया जो है वो बहुत फैल चुका होता है, तो उसको किस तरीके से पहचाना जाए? पहली चीज तो हमारे को ये समझना है कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो खास करके उन जगहों पे होती है जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं और बिल्कुल। जहाँ पर ये मलेरिया देखा जाता है। तो जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज की बात हो रही है, इंडियन और सराउंडिंग एशियन कंट्रीज की बात हो रही है, हमारे यहाँ मलेरिया बहुत ज्यादा हो। तो मलेरिया का जब हमें पता है कि एक सीजन होता है, जैसे आजकल का सीजन बारिशों के बाद का होता है जहाँ भी मच्छर बढ़ेंगे, तो चाहे वो मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, उसको आपने सोचना है, दिमाग में लाना है। और मलेरिया के फीवर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये फीवर जो है साइक्लिकल होता है। मतलब साइकिल का मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपको आज रात में बहुत ठंड लग के बुखार आया, उसके बाद ये बुखार आपको दोबारा जो है वो फिर दूसरे दिन रात को ठंड लग के ही आता है। दिन भर आप बिल्कुल फिट रहते हो, कोई परेशानी नहीं होती है, बुखार नहीं होता है। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हिस्ट्री में हमें हर चीज को समझना पड़ता है कि कितनी ठंड लगती है। जो कहते हैं ना कि जूड़ी लग के बुखार, मतलब इतना कपा रहा है आदमी का शरीर जिसको बुखार हो रहा है कि उसके ऊपर आप 1, 2, 3 रजाई कंबल डाल दो, पर फिर भी उसकी कपकपी जो है वो बंद नहीं। ये इसलिए होती है क्योंकि ये ब्लड में उस समय ये पैरासाइट जो है वो इस तरह से चल रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं शरीर के अंदर कि आपको ठंड लगती है और तेज बुखार। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही समझनी है कि जिस तरीके का बुखार मलेरिया में होता है वो अन्य और बीमारियों में नहीं। साथ में एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि ठंड लगती है। बाकी सब में बुखार के साथ ठंड लगता है, पर जो कपकपी वाला बुखार होता है ये मलेरिया में होता है। कपकपी वाला बुखार अगर पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी आता है, पर वो बुखार कंटिन्यूअस होता है, यानी कि सुबह शुरू हो गया तो शुरू हो गया, आप दवाई खाते हो खत्म होता है, दवाई खाते हो खत्म होता है। पर मलेरिया के साथ जैसे हमने बताया वो साइक्लिकल होता है, तो उनसे हमें पहचानना हो। और बाकी मलेरिया की जो परेशानियां होती हैं वो एकदम अलग अलग किस्म से अगर आपके शरीर में होगी, जैसे भी जॉन्डिस की बात हो रही थी, अगर बहुत ज्यादा मलेरिया के कीटाणु या पैरासाइट्स आपके ब्लड के अंदर आ जाते हैं तो वो ब्लड सेल्स डैमेज होने लगते हैं और उसकी वजह से इतना ज्यादा उसमें से हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है कि लिवर उसको मेटाबोलाइट नहीं कर सकता है और वो फिर बिलिरुबिन जो है वो बढ़ता चला जाता है उसका मरीज का। तो वो हीमोलिसिस की वजह से, क्योंकि ब्लड सेल्स खराब हो रहे हैं, तो वो उसे जॉन्डिस वगैरह होने लगती है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। और एक बुखार सेरेब्रल मलेरिया होता है जो कि बहुत ही सीवियर चीज है। अगर दिमाग में मलेरिया के कीटाणु पहुंच गए हैं, पैरासाइट, तो सेरेब्रल मलेरिया करते हैं और वो एक सीरियस कंडीशन हो जाती है जिसमें कि बुखार तो रहता ही रहता है, आदमी बेहोश हो जाता है, फिट्स आने लगते हैं। तो उस तरीके की परेशानी जब होती है सेरेब्रल मलेरिया की, तो उसके लक्षण, उसकी डायग्नोसिस और उन सब चीजें अलग हो जाती हैं। मरीज को भर्ती होना पड़ता है, सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमें मलेरिया के सिम्टम्स का पता चलेगा। पर खास करके हम ये एक बताना चाहेंगे, जरूरी चीज है कि जो बिल्कुल। लोग मलेरिया के मरीजों को देखते हैं, जिन्होंने मलेरिया के मरीजों के बात करी है और इनका इलाज किया है, वो मलेरिया को आइडेंटिफाई करने में बहुत सक्षम है। और जहाँ पे मलेरिया नहीं होता है उन लोगों को मलेरिया को आइडेंटिफाई करना ब्लड टेस्ट से ही कंफर्म कर पाते हैं कि आपने सैंपल लिया, पैरासाइट चेक किया या एंटीजन टेस्टिंग कराई, उससे आपने कंफर्म किया कि मलेरिया हो। पर ज्यादातर उन एरियाज में जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन होता है, लोग मलेरिया के मरीज की हिस्ट्री लेकर के ही उसका मलेरिया जांच, मलेरिया की डायग्नोसिस कंफर्म कर लेते हैं और इलाज शुरू करते हैं। क्योंकि क्लोरोक्विन की 4 गोलियों का जो एक सिंपल हमारा इलाज होता था कि 4 गोली शायद भी 2-6 घंटे बाद, 1 सुबह शाम 2 दिन, मलेरिया खत्म। अगर 4 गोलियों का आपने स्टार्ट दे दिया है, ये बड़ा पुराना इलाज बता रहे हैं, अब तो बहुत नई दवाइयां आ चुकी हैं,
तो आप मलेरिया तुरंत ठीक होना शुरू हो जाए। अन्य बीमारी कोई भी जो है वो नहीं ठीक होती। तो हर चीज को देखते हुए सबको जो है डायग्नोसिस करना होता है और कंफर्म करने के लिए मलेरिया की ब्लड की फिल्म बनाई जाती है, थिक फिल्म, और उसके अंदर मलेरिया पैरासाइट को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ये बिल्कुल। बहुत आसानी से। तो जहाँ तक हम वैक्सीनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा वैक्सीन के हिसाब से शुरू हुआ, तो वैक्सीन पैरासाइट के लिए वैक्सीन अभी तक डेवलप हो रही है, परंतु कोई भी ऐसी नहीं आई जिसको कि अप्रूवल मिला हो या ये यूज की जाए। अभी जी। भी जो नई आप वैक्सीन WHO ने परमिशन दी है यूज करने की, उसकी इफेक्टिविटी जो है वो 45% के आसपास है। परंतु इम्पोर्टेंस ये है कि जहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में इनका ट्रायल हुआ, क्लिनिकल ट्रायल, वहां पर जिस तरीके से बच्चों की और बाकी की डेथ होती है मलेरिया से, उन जगहों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन के साथ सिवियरिटी कम हो रही है और आप दवाइयां दे रहे हैं तो बीमारी कंट्रोल में आ। नहीं तो अंडर 5 बच्चों की जो डेथ है अफ्रीकन कंट्रीज में पिछले सालों की, वो 2,60,000 डेथ हुई, जो कि एक अपने आप में बहुत ही मतलब परेशान करने वाली। 4.5 लाख से ज्यादा केसेस होते हैं और 2.5 लाख डेथ हो रही है। तो इसको प्रिवेंट करने में कोई भी वैक्सीन जो अभी अलाउ हो रही है यूज होना उन कंट्रीज में, ये काफी बड़ा एक कहूंगा कि एक करिश्माई यंत्र होगा अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कि इसको कंट्रोल किया जाए और वहाँ पे जो अंडर 5 की डेथ है उनको रोका जा सके। तो धीरे धीरे नई वैक्सीन भी अंडर प्रोसेस हैं जो डेवलप होकर आने वाली हैं, जिनकी इफेक्टिविटी भी 77% के आसपास है। तो वो वैक्सीन भी आ रही है। पर मलेरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट काइंड का मलेरिया का ये विषाणु होता है, जिसको पैरासाइट कहते हैं, और वो अलग अलग तरीके से सबको परेशान करता है। तो हर एक चीज के लिए, हर एक जगह के लिए वैक्सीन को डेवलप करना और इसको इफेक्टिविटी, क्योंकि WHO की जो डेफिनेशन है उसमें 75% तक इफेक्टिविटी होगी तो वो वैक्सीन अच्छी मान। तो नेक्स्ट वैक्सीन जो आने वाली है और उसमें फिर भारतवर्ष का हाथ होगा, क्योंकि सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट नोवावैक्स जो है वो सेकेंड वैक्सीन में इन्वॉल्व है, और वो अगर डेवलप हो गई और कंफर्म हो गया, उसका 3rd फेज का जो ट्रायल है वो करीबन 8-10 हजार बच्चों के ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन हो जाएगी, क्योंकि वो 75% के आसपास इफेक्टिव है। पर जबकि नई वैक्सीन जो अप्रूव हुई है उसकी इफेक्टिविटी 45% है। जब 75% वाली आ जाएगी, और सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो मतलब बहुत सारी 20 लाख डोजेस पर ईयर जो है बनाने में सक्षम होंगे, तो ऐसी चीजें आ जाएंगी तो मलेरिया से होने वाली जो परेशानियां हैं उनको बहुत हद तक हम कम कर सकते चले जाएंगे। परंतु सबसे जरूरी चीज है सफाई और मच्छरों को हटाना, भगाना। मच्छरों को विदेशों में कई जगहों पे पैरासाइट से खत्म करने के लिए उन्हें इरेडिएट किया गया, तो उनकी जो न्यू जनरेशन आती है वो वैक्सीन हमने मलेरियल पैरासाइट को ग्रो नहीं करा पाती। तो इस तरीके के सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कई जगहों पे ये मलेरिया होता ही नहीं। पर हमारे जैसे गरीब देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में ये परेशानी बहुत है। जब तक हाइजीन और खास करके वाटर कलेक्शन और सीवेज सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो ये हम मलेरिया मच्छरों का ग्रोथ और मच्छरों की बाढ़ जो है उसको रोकने में सक्षम नहीं होती, तो परेशानी होती है। अदरवाइज मलेरिया और डेंगू जो हैं दे आर ऑल प्रिवेंटेबल डिजीजेज। आप मच्छरों को मार दो, मच्छरों से बचो, उन्हें मत पैदा होने दो, तो ये बीमारियां नहीं। और ये नतीजा है जो लोग बाग मेहनत करते हैं, बचते हैं, वो सब प्रिवेंशन से, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप पूरा कोविड के साथ में अगर आप देखोगे तो प्रिवेंशन ही सबसे बड़ी चीज हुई है। ट्रीटमेंट में उतना फायदा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट अमेरिका जैसी कंट्री ने बहुत पैसा खर्चा ट्रीटमेंट में, परंतु प्रॉब्लम वही हुई। हमारे यहाँ प्रिवेंशन पे पैसा खर्चा गया तो हमने ट्रीटमेंट पे पैसा बचाया। यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, कोविड हो, चाहे वाटर बॉर्न डिजीजेज हो। तो प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर हमें ध्यान देना है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण ही हमारी सेफ्टी का सबसे बड़ा
और अच्छी हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर है। और यही सब बातें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्हीं सब बातों को ऊपर ध्यान किया जा रहा है। बिल्कुल। अब WHO के डायरेक्टर जनरल ने जैसे बताया कि 30 साल से वो इस ख्वाब को देख रहे थे कि मलेरिया की वैक्सीन ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए मलेरिया डिटेक्टिंग इन मलेरिया ट्रीटिंग डॉक्टर। तो आज वो बहुत खुश हैं कि उनका ड्रीम जो है वो साकार हो रहा है, मलेरिया के लिए वैक्सीन बन रही है और बहुत सारी वैक्सीन आने वाले समय में आ जाएंगी जो इस बीमारी से हमें बचने का रहेंगे। पर सबसे जरूरी चीज है प्रिवेंशन, और वो मच्छरों को खत्म करके आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। और इलाज तो जो है वो डायग्नोसिस होते ही हो जाता है। बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही इफेक्टिव इलाज है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, सबका इलाज हो जाता है, बशर्ते आप समय पे डायग्नोज कर ले, ना कि सेरेब्रल मलेरिया वाली स्टेज में पहुंचे। वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो हर चीज को जल्दी डायग्नोज करें और प्रिवेंट करें बीमारियों को, यही सबसे बड़ा आज की तारीख में उपाय। बिल्कुल। करण जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि बात वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही है, मलेरिया की वैक्सीनेशन को लेकर भी यहाँ पर जो बात की जा रही है, जैसा कि टंडन जी ने भी कहा कि वैक्सीनेट होने के लिए अभी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं, तो जो मलेरिया का टीका अभी आया हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्सपीरियंस तो यही है कि अभी तक हम लोग सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मरीज हमारे किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक का जहाँ जहाँ हम लोगों ने डॉक्टरी की है उसमें मलेरिया का मरीज भी आता है और उस समय से कर रहे हैं जब कोई इतनी ज्यादा एडवांस इंजेक्शन और गोलियां भी नहीं थी, लेकिन उस समय से लेकर के अभी तक मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन के अलावा कोई और गोलियां नहीं है। क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन के अलावा अभी तक, और इसी से करोड़ों लोग जिनको एक बार, दो बार या जीवन में 3 बार मलेरिया का बुखार हुआ है वो अच्छे हो गए हैं। जहां तक वैक्सीन की बात है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो वैक्सीन बनेगा वो इतना इफेक्टिव होगा, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO शुरू से ये चिकित्सकों का दल होता है, ब्यूरोक्रेट्स का दल होता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग और साइंटिस्ट लोग और मलेरिया के विशेषज्ञ और मेडिसिन के विशेषज्ञ रहते हैं, उनकी उपस्थिति में बनता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड एवरी फीवर शुड बी ट्रीटेड एज ए मलेरिया फर्स्ट। कोई सा भी बुखार है, कोई जरूरी नहीं कि ठंड देके ही आएगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि ठंड देके भी नहीं आता बुखार, और बुखार आया है तो मलेरिया का बुखार है, नहीं भी है बुखार, अगर वो क्रॉनिक हो गया है तो स्प्लीन बढ़ जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है, लिवर बढ़ जाता है। ये सब डायग्नोसिस अनुभव से होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक ब्लड टेस्ट में आपका जो कीटाणु है, जो पेरिफेरल ब्लड लेते हैं उंगली से एक प्रिक दे करके, कि उसमें पॉजिटिव ही आ, जबकि पॉजिटिव है लेकिन नहीं है, उसका कीटाणु ब्लड में नहीं आया, आपका जो सैंपल लिया है, तो क्या ट्रीटमेंट नहीं देंगे? तो हम लोगों को सरकार के आदेश और निर्देश मिलते थे कि जितने भी बुखार के मरीज हो सबसे पहले उसको क्लोरोक्विन की गोली या इंजेक्शन, या शायद बच्चा है तो सिरप पी लेता है, ये देना बहुत जरूरी है। और रेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्लानिंग से और जो नियम है और जो गाइडलाइंस है, प्राइमाक्विन की टैबलेट दी जाती है, और वीकली जिस जगह पे ज्यादा प्रकोप है मलेरिया का, हमने ड्यूटी की है, बस्तर जिले में की है, मंडला जिले में की है, 500-600 लोग एक सीजन में, बच्चे औरत आदमी मर जाते थे। हम लोगों ने रात और दिन काम किया वहां पानी पे मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उनका ब्रीडिंग टाइम पे उसको नष्ट करना और सर्वे करना, गोलियां मुंह में खिला के, 1 चम्मच शक्कर के साथ गोली मुंह में डाल के, नहीं तो हम लोग बांट देते हैं, पेशेंट खाता नहीं है, उससे मलेरिया फैलता है, उसको मच्छर काटेगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरों को, एक अच्छा हुआ दूसरे घर पे, तीसरे, चौथे, 5वें मच्छरों को भगाने के लिए बिल्कुल मलेरिया धुआं कर रहा है। तो इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, इसका इलाज बिल्कुल करण जी, बिल्कुल। मलेरिया का मरीज खुद बोलता है कि मुझे ठंड देके बुखार आया, गर्मी के दिन और 4 रजाई उड़ता है, कब कब आता है, वो पूरी डायग्नोसिस बन जाती है। आप इलाज शुरू कर दीजिए, गोली दे दीजिए, इंजेक्शन दे दीजिए, उसको सीरियस मत होने दीजिए। बिल्कुल। और वैक्सीन की बात है, जो वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स, अभी इसको टाइम लगेगा, इसकी एक्यूरेसी देखेंगे, कितनी एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस कितनी है,
कितने लोगों को लगने के लिए इसका पूरा रिसर्च होगी, उसके बाद उसका इफेक्ट देखने के लिए। और सुनने में तो ये भी आया कि इसकी जो मॉस्क्यूरिक्स है उसका जो एफिकेसी है वो अभी बहुत कम है और इसको 4 इंजेक्शन देते हैं। तो मैं समझता हूँ फिलहाल हमें चर्चा में यही लोगों को बताना चाहिए कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, रोकथाम और उसका इलाज जो क्लोरोक्विन जो किसी भी फॉर्म में है उसे आज इंसान को, मरीज को देना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल करण जी, बहुत हेल्दी चर्चा हमारी यहाँ पर हुई है वैक्सीन को लेकर और मलेरिया की वैक्सीन को लेकर। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मलेरिया के टीके की को लेकर, जिसमें मलेरिया के पहले टीके RTS को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकी देशों के लिए इसकी शुरुआत यहां पर की जाएगी और इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के फंडिंग के इंतजामों पर होगा, ताकि ये टीका हर जरूरतमंद देश तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।